Hello students, welcome to my channel. Dear students, in this lecture, today we will discuss about 10 most expected question for NEET and JEE Mains 2020 from electrochemistry and redox reactions. Let us see first question. The correct efficiency of an electrodeposition of copper metal in which 9.80 gram of copper is deposited by a current of 3 ampere for 10 raised to power 4 second is. तो आपको कैलकुलेट करनी है करंट एफिशिएंसी, ठीक है। तो करंट एफिशिएंसी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, ये तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो है। अब आपको इससे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फैराडे फर्स्ट लॉ को फॉलो करेंगे हम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम डिपोजिशन जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड चार्ज फॉर पर्टिकुलर डिपोजिशन। तो यहाँ पे आपको डिपोजिशन कैलकुलेट करना है और चार्ज जो है ना उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। सो I है 3 एम्पियर और टाइम है 10 रेज़ टू पावर 4 सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू ये आपके पास कूलम्ब्स में आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि जो कॉपर आयंस हैं, ठीक है, वो कॉपर मेटल में जब डिपॉजिट होते हैं, कॉपर मेटल में डिपॉजिट होंगे, ठीक है, तो उस टाइम उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो वो कॉपर मेटल में डिपॉजिट होता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस में से, तो जो चार्ज होता है ना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू NF भी होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 है और F है 96500। तो ये आपका हो गया 193,000 कूलम्ब्स, ठीक है। यानी कि इतना कूलम्ब्स चार्ज जब आप पास करते हैं तो कॉपर डिपॉजिट होता है कितना, 1 मोल। 1 मोल मीन्स 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये इसका मोलिकुलर मास है। तो 1 मोल है, दैट्स वाई इसको मैं लिख दूंगा 63.5 ग्राम। अब जब 193,000 कूलम्ब्स चार्ज पास करते हैं तो आपको 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। तो अगर मैं इतना चार्ज पास करूंगा तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी जो कैलकुलेटेड होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूं 193,000 कूलम्ब्स चार्ज deposited, how much amount of copper, 63.5 gram of copper. Now 1 coulomb of charge deposited 63.5 divided by 193,000 gram of copper. According statement जो चार्ज है वो आपके पास है ये, जब इतना चार्ज पास करते हैं तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। सो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 कूलम्ब्स चार्ज डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाई 193,000 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा 9.87। तो 9.87 ग्राम ऑफ कॉपर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपकी है वो 9.87 है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी है, ठीक है, वो 9.80 है। तो अब जो आप एफिशिएंसी निकालेंगे करंट एफिशिएंसी, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हाउ मच, 9.80, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 9.87 मल्टीप्लाई 100। सो योर आंसर इज 99.2% अप्रोक्सीमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। करंट एफिशिएंसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है आपको वो इस तरीके से करना है, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए जिंक रोड इज प्लेस्ड इन 100 ml ऑफ 1 mole copper sulfate solution for such a time so that the molarity of copper 2 positive becomes 0.8 mole per liter. So the molarity of sulfate ion at this stage. तो इस केस में देखो, जब आप कॉपर सल्फेट लेते हैं तो ये डिसोसिएट होंगे आयन कॉपर 2 पॉजिटिव में और सल्फेट 2 नेगेटिव में। तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो तो इक्वल है, वॉल्यूम भी आपके पास 100 ml इक्वल है। तो जो मोलैरिटी कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की है ना, वही मोलैरिटी किसकी रहेगी, सल्फेट आयंस की। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये मोलैरिटी ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस आल्सो 0.8 m। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कोलरोस लॉ। जो कोलरोस लॉ है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कोलरोस लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फर्स्ट है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। सेकेंड है दिस लॉ इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस लॉ इज इंडिपेंड अपॉन माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड नन ऑफ दिस। तो देखो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस है तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो ये वैलिडेट करता है। ठीक है, दिस लॉ इज इंडिपेंड अपॉन माइग्रेशन ऑफ आयन, तो ये भी ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज कोलरोस लॉ वैलिड फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ। ठीक है, ये दोनों पे काम करता है, दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है इसकी वो हो जाएगी इनकरेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर गिवन सेल इज 1.10 वोल्ट एट 298 केल्विन। व्हेन सेल पोटेंशियल बिकम्स 0 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन इज। तो देखो ये ननास्ट इक्वेशन जो है उससे आप कैलकुलेट करते हैं, और ननास्ट इक्वेशन से जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो फॉर्मूला क्या लेते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू। ठीक है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एन जो है वो 2 पॉजिटिव है तो 2 हो जाएगा। ई नोड सेल आपको दे रखा है और जो सेल पोटेंशियल है वो बोल रखा है कितना, 0। तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं, 0 इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.02955 डिवाइड बाई 2 लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ है माइनस का सिंबल, तो दोनों को इक्वल ले लें। लॉग 0.02955 तो ई नोड सेल, ई सेल इसका 0 है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोड सेल है 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 0.0592 को, तो ये आता है 0.02955। तो ये लगभग कांस्टेंट जो है ना नहीं ले सकते हम एन की वैल्यू, लेकिन लगभग केस के अंदर ये 2 ही होता है। तो 0.0591 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.02955 जो है ये आता है। तो एक बार के लिए थोड़ा ध्यान हो जाता है तो एमसीक्यू आपका जल्दी फाइट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.02955, इसका डिवाइडेशन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.10।
ये माइनस का सिंबल है तो इक्वल हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो 1.10 डिवाइड बाई 0.02955, ठीक है। तो इसका आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, $37.225 अप्रोक्सीमेट, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आपको तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग 37.225, ठीक है। तो ये वैल्यू तो चल जाएगी 10 की पावर में जब एंटी लॉग आप कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आ गया 37 यहाँ पे, और यहाँ बच गया आपका 0.225। तो 22 का 5 पे जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये आपका आता है 169 अप्रोक्सीमेट, 1694 समथिंग, ऐसा आंसर आ गया इसका एंटी लॉग का। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 169। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ पॉइंट, क्योंकि जिस वैल्यू का आपने एंटी लॉग कैलकुलेट किया है उससे बिफोर 0 है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, वो 1.6 इंटू 10⁻37 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। -37 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटी लॉग जब आप कैलकुलेट करते हैं तो माइनस और प्लस दोनों का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ये 10 की पावर में चली जाती है पॉजिटिव में, और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये अब वैल्यू बच गई 0.225, और 0.225 का जब एंटी लॉग देखेंगे आप तो 22 का 5 पे, यानी कि 22 का 5 पे एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1694 या 1693 के आसपास। अब जिस वैल्यू का आपने एंटी लॉग देखा है वहाँ हमेशा ये वैल्यू पावर में चली जाएगी तो 0 ही रहेगा ना। तो जो आंसर आपका आया है टेबल से उसको 1 पॉइंट छोड़ के पॉइंट प्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.69 इंटू 10⁻37। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर। आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है और इनके जो सेल पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो दोनों आपको दिए हुए हैं। यू हैव टू कैलकुलेट ई नोड सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन रिएक्शन 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव इज इक्वल टू 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। इस इक्वेशन जो है ना, इसके लिए आपको ई नोड सेल कैलकुलेट करना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ 2 है कोफिशिएंट, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर यहाँ हाफ मोल एप्लीकेबल हो रहे हैं इसलिए मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन लिया। अब तीसरा है कि मैंने डायरेक्ट जो है इसमें से इसको माइनस कर दिया, और चौथा है कि डायरेक्ट मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एनोड और कैथोड इनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। और एनोड और कैथोड जो है ना, उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, उससे आप पता कर सकते हैं। जो एनोड होता है ना, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो लेस होता है, जबकि कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, मोर। तो यहाँ जो ई नोड सेल आप कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। सिंपल है, ठीक है। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। तो आपको कहीं भी एक तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इनका मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स का इसमें कोई रोल नहीं लेना है, ठीक है। हालांकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन के साथ वेरिएबल है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप सिंपली कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करो और अपना आंसर फाइंड आउट करो। तो देखो इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू है वो क्या है, 0.536। तो इसका मतलब ये एनोड है, तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, और जो लार्जर वैल्यू है वो है कैथोड। सो ई नोड सेल इज इक्वल टू 0.771 माइनस 0.536, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 0.235 वोल्ट, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोजन ऑफ आयरन विल बी मोस्ट रैपिड। तो कोरोजन ऑफ आयरन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप होता है। इसमें जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल वो तो कैथोड का वर्क करती है, और जो प्योर मेटल है वो काम करती है एनोड का। और प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो रस्टिंग होती है या जो कोरोजन होता है, इम्प्योर मेटल जो होती है ना, वो उसको कंज्यूम करती है इलेक्ट्रॉन को। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करने के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है वो करती है मॉइस्चर और CO2, ठीक है, या दोनों में से कोई एक। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ ये समझना जरूरी है कोरोजन से पहले कि असल में इसमें होता क्या है, प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन। और प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन जिस कंडीशन में फास्टर होगा, कोरोजन की रेट भी उसी के अंदर फास्टर होगी, ठीक है। तो प्योर वाटर है, प्योर ऑक्सीजन है, प्योर एयर एंड मॉइस्चर है, ठीक है, और एयर एंड सलाइन वाटर है। तो इसमें से जो एयर एंड सलाइन वाटर है ना, वो मेटल की सरफेस है उसके टुवर्ड रिएक्टिविटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो एयर एंड सलाइन वाटर है वो मेटल के ऑक्सीडेशन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। दैट्स वाई जो कोरोजन है आयरन का वो सबसे रैपिड किस्म होगा इसमें, एयर एंड सलाइन वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास 7, ए सॉल्यूशन इन 1 मोलर इन ईच ऑफ NaCl, कैडमियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड टू दिस टिन मेटल इज एडिड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू गिवन दैट। आपको सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। अब आपसे ये पूछा है कि कंडीशन कौन सी पॉसिबल है कि जो टिन आप ऐड करेंगे वो सोडियम को रिड्यूस करेगा, जिंक को रिड्यूस करेगा, लेड को रिड्यूस करेगा, या कैडमियम को रिड्यूस करेगा। तो ये चीज़ आप इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके डिफरेंस से पता कर सकते हैं। अब देखो टिन जो है ना, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.136, यानी कि इससे जिसका ज़्यादा है ये उसका रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एनोड जो है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू कैथोड से कम होगी तो रिडक्शन पॉसिबल है। अब अगर इसको मैं एनोड लेता हूं तो कैथोड तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना, तो ये भी इससे कम है, ये भी इससे कम है,
और ये भी इससे कम है, तो डेफिनेटली ये इससे ज़्यादा है। इट मीन्स जो टिन है वो लेड जो है ना उसको रिड्यूस कर सकता है इजीली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये टिन कैन रिड्यूस लेड टू पॉजिटिव टू लेड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ई नोड बीइंग रिडक्शन पोटेंशियल, जो इनोड पोटेंशियल है, ठीक, इनोड सेल है उसको आप रिडक्शन पोटेंशियल अज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में होता क्या है एक्चुअली कि ई नोड नेगेटिव होता है या ई नोड पॉजिटिव होता है या फिर डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो जो ई नोड सेल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, डेल्टा जो ई नोड सेल है, ई नोड वो पॉजिटिव आएगा और जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड 0.1 मोल ऑफ मैग्नेट आयन टू पर मैग्नेट आयन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कोलम्स। ठीक है, तो आपको कोलम्स में जो चार्ज है वो बताना है, कब, जब एक मैग्नेट आयन को मैं पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आपके पास है मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव और ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की यहाँ कितनी है, +6। जब ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होने के दौरान +7 चार्ज है इसके ऊपर, 6 से क्या हो जाएगा 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लिबरेट हो गया और अब ये +7 चार्ज में पहुंच गया। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट कितने हुए, 1। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे 1 F हुआ है। ठीक है, तो जो चार्ज हो जाएगा कोलम्स में वो हो जाएगा आपका 1 × 96500 कोलम्स। तो अब देखो यहाँ मैग्नेट आयन है और परमैग्नेट आयन है, दोनों के मोल कितने, 1। ये मैग्नेट आयन है और ये परमैग्नेट आयन है, तो 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स रिक्वायर्ड 1 फैराडे। ठीक है, और रिक्वायर्ड 96500 कोलम्स। तो 0.1 कितना करेगा, तो 0.1 × 96500 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 9650 कोलम्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड था। अब चलते हैं अगले में। एक कंपाउंड है टर्न्स-बोल्स ब्लू, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल हैं। एक है आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, अगेन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट एंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इसका जो ब्राइट एग्जाम्पल है वो है आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं टर्न्स-बोल्स ब्लू। ठीक है, तो ये 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स फॉर नीट एंड जेईई मेंस 2020। अब इसमें से अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में प्लेस कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जो +1 और 2 की केमिस्ट्री है उसके टोटल चैप्टर का आपके एग्ज़ाम से पहले मैं हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन जो है वो रोज़ अपलोड करूँगा डेली 4 बजे। ठीक है, 4 o'clock डेली 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर फॉर नीट एंड जेईई मेंस। कब, जब इसका रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।